जय हिंद साथियों। पेंशन प्रणाली के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस के पी चिदम्बरम का एक लेख ऑन द हॉर्न ऑफ डायलिमा में पेंशन प्रणाली की जटिलता और इसके वित्तीय प्रभावों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। वह इस लेख में पेंशन प्रणाली की अवधारणा और इसके विकास के बारे में बताते हैं, विशेषकर जीवन प्रत्याशा के साथ इसके संबंध को उजागर करते हैं। 1947 यानी 1947 में जब जीवन प्रत्याशा कम थी, पेंशन की इतनी महत्ता नहीं थी, लेकिन आज जब जीवन प्रत्याशा 70 साल से अधिक हो गई है, पेंशन एक लंबी अवधि के लिए दी जाती है, जो न केवल सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी दी जा सकती है। पी चिदम्बरम का मानना है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, जो उनके लंबे और निष्ठावान सेवा के कारण मिलना चाहिए। हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि यह प्रणाली सरकारों और नियोक्ताओं के लिए वित्तीय बोझ बन सकती है, खासकर अगर इन्हें सही ढंग से निधि नहीं दी जाती है। तो यह दृष्टिकोण दिखाता है कि पेंशन प्रणाली को केवल एक वित्तीय मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक अधिकार के रूप में देखना चाहिए। लेख के उत्तरार्ध में पी चिदम्बरम नई पेंशन प्रणाली एनपीएस और पुराने पेंशन प्रणाली ओपीएस के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वह इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि एनपीएस ने निश्चित न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को हटा दिया है, जिससे विरोध शुरू हुआ। चिदम्बरम यूपीएस की वित्तीय धारणाओं और इसके संभावित प्रभावों पर भी सवाल उठाते हैं, जो यह संकेत देता है कि सरकार के लिए इसे पूरी तरह से वित्त पोषित करना एक चुनौती हो सकती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पी चिदम्बरम ने पेंशन की वित्तीय पक्ष और सामाजिक महत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह यूपीएस के बारे में सकारात्मक हैं या नहीं। वह इसके आर्थिक पक्ष को जरूर समर्थन करते हैं, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल भी उठाते हैं, जिसका समाधान होना अभी बाकी है। उनका लेख हमें इस मुद्दे की जटिलता और इससे जुड़े हितधारकों के बीच संघर्ष को समझने में मदद करता है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पेंशन के सवालों पर सवाल किए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने घुटने नहीं टेके और उनके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 सालों तक इसके लिए कोई माहौल तैयार नहीं किया। नरेंद्र मोदी भी 10 सालों तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने पूरी तरह स्थिति को बदल दिया। केंद्र में सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल, अन्य पार्टियां और राज्य के मुख्यमंत्री पेंशन के सवालों पर खुद को दुविधा की स्थिति में पाते हैं। भारत में एक निश्चित आयु वर्ग के लोग को पेंशन नहीं मिल रही। यहाँ इस तरह के कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है जो नागरिकों को पेंशन दिला सके। निजी क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति पर कोई पेंशन नहीं मिलती। यहाँ तक कि भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर वाले अधिकारियों को भी पेंशन नहीं मिलती। पेंशन पर बहस। जब तक लोगों को जीवन प्रत्याशा कम थी, पेंशन का कोई खास महत्व नहीं था। मतलब जब लोगों की जीवन आयु कम हुआ करती थी तो पेंशन की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जीवन की आयु बढ़ने लगी है, उस समय कुछ ही लोगों को पेंशन मिलती थी। लेकिन कुछ लोग थे जो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक समय तक जीते थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से कम की थी। आज यह
थोड़ा अधिक है। औसत रूप से पेंशन की बाध्यताओं को रिटायरमेंट के 10 और 12 साल तक बनी रहेगी, लेकिन अगर पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था है तो यह जीवन साथी को जारी रह सकता है। यही वजह है कि ज़्यादातर नियोक्ताओं पेंशन को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि पेंशन उनकी लंबी वफादारी के साथ पूर्ण सेवा तक द्वारा प्राप्त किया गया अधिकार है, या पेंशन ही सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार का रास्ता है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के अधिकार पर हुई बहस में जीत हासिल हुई और फिर बिल्कुल सही फैसला था। जिन लोगों ने पेंशन से वंचित लोगों को की तरफ इशारा किया, उन तक भी पेंशन की सुविधा पहुंचनी चाहिए। सही मायने में सभी वर्गों के लोगों को के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना होनी चाहिए। जैसे जैसे सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन की शुरुआत हुई, एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की अवधारणा ने भी बड़े जड़ें जमा ली। यह अवधारणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% पर टिकी। विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घुटने नहीं टेके और उनके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 10 साल तक इसके लिए कोई माहौल तैयार नहीं किया। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी 10 साल तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में स्थिति पूरी तरह बदल डाला। 3 अगस्त 2022 को जारी PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की कुल संख्या 69,76,240 थी। 2024-25 में पेंशन पर बजटीय व्यय 2,43,296 करोड़ थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक NPS में 23.8 लाख कर्मचारी और 60.7 लाख राज्य के पात्र कर्मचारी थे। 2024 की में संख्या थोड़ी और अधिक या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह अनुमानित आंकड़ा बताता है कि यह देश की जनसंख्या का एक अंश है। एक अप्रदत्त पेंशन योजना है जो OPS थी, अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से बर्बाद कर देगी। सरकारें वर्तमान राजस्व से भुगतान नहीं कर सकती। किसी को इस योजना को वित्त पोषित करना होगा, यह या तो सरकार या कर्मचारी दोनों। NPS एक ऐसी योजना थी जिसे सरकार 14% और कर्मचारी 10% दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता था। एकीकृत पेंशन योजना UPS सरकार द्वारा पोषित एक वित्त पोषित योजना है, जिससे सरकार की भागीदारी 18.5% और कर्मचारी की भागीदारी 10.5%। एकीकृत पेंशन योजना कम से कम 25 सालों की सेवा पूरी करने के वालों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल्य का 50% न्यूनतम बेसिक पेंशन की गारंटी देता है। इसमें हर महीने 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन योजना का आश्वासन दिया गया है, जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी अंतिम रूपरेखा का अभी इंतजार करना होगा। अभी तक किसी राज्य में UPS पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस समेत बड़े राजनीतिक पार्टियां UPS पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठनों और कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने पेंशन फंड में केंद्रीय कर्मचारियों के योगदान का विरोध किया है। फंडिंग पर संशय। यह सरकार, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के लिए एक संशय की स्थिति है। अगर राजकोषीय दृष्टिकोण से यह बात की जाए कि UPS
को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या कर्मचारियों के योगदान और सरकार के योगदान के बीच का अंतर जो 8.5% है भविष्य में बढ़ेगा? टीवी सोमनाथन ने कहा है कि सरकार इस कमी को पूरा करेगी। क्या यह ए पे एज यू गो से एक कदम दूर नहीं है? अगर जो योगदान का 10% अनुमोदित पेंशन फंड प्रबंधकों को सौंप दिया जाएगा तो क्या 8.5% योगदान का निवेश किया जाएगा? और यदि हाँ तो किसके द्वारा? पहले वर्ष के लिए 6,250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि को कम करके आंका गया व्यतीत होता है। क्या यह सच है? क्या कैबिनेट द्वारा यूपीएस को मंजूरी दिया जाने से पहले राज्य सरकारों को परामर्श किया गया था? क्या कर्मचारी संघ इसमें शामिल होंगे? अब यह देखना भी दिलचस्प है कि हितधारक इस सुविधा के लिए कैसा निकलते हैं। तो दोस्तों, ये एक लेख था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।